हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एविएशन मेट्रोलॉजी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक को भी सिलेबस में मेंशन किया गया है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज फॉग, व्हाट इज मिस्ट, ओके, व्हाट इज हेज एंड व्हाट इज मेटार, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और व्हाट इज स्पेकी, जो स्पीसीज भी बोलते हैं थोड़े लोग, ओके। तो उसके बारे में हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन डिटेल प्रोवाइड करूंगा। इसका फिर मैं दूसरा पार्ट पे लेकर आऊंगा कि किस तरह से जो मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो एयरक्राफ्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंड होते हैं और अफेक्ट होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग मैथ्स फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे विद इन 30 मिनट्स। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे पर्सनल मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, वो आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा कि किस तरह से आप इस सब्जेक्ट में और इम्प्रूव हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को, और जो आपको जो सही लगे सेशन आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एविएशन मेट्रोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक टर्म से मैं आपको शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैं व्हाट इज मेटार के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज फॉग। ओके, सो फॉग इज नथिंग बट इट्स बेसिकली ऑब्स्क्यूरिटी इन द सरफेस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा शबनम भी हम कहते हैं। तो सुबह के वक्त अगर आप देखें तो बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं इट विल सस्पेंडेड टू द ग्राउंड लेवल। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, सीधा जो विजन रहता है ना वो क्लियर नहीं होता है, एक धुआं जैसा हो जाता है जब आप दूर से अगर देखेंगे। बट जब पास अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड ए सस्पेंशन ऑफ स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस और एनी ट्री लीव्स। ओके, ट्रीज के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर या फिर फ्लावर्स के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। दैट इज नथिंग बट फॉग। तो अगर आपको कोई भी पूछे व्हाट इज फॉग, तो आप इतना बता दीजिए, सस्पेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड। क्लियर हो गया। तो अभी एविएशन के टर्म में अगर बात करें तो फॉग एविएशन टर्म में इसे कहा जाता है जब विजिबिलिटी आपको लेस देन 1 किलोमीटर हो। ओके, तो लेस देन 1 किलोमीटर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सारा कुछ कोहरा छाया हुआ है, शबनम छाया हुआ है, तो हम उसको एविएशन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, सो फॉग है, सो द फ्लाइट इज टू बी डिलेड। ओके, हाउएवर अगर जनरल फॉरकास्ट की बात करें, जनरल फॉरकास्ट पब्लिक की बात करें, तो उनका जो विजिबिलिटी रेंज रहता है वो 180 मीटर्स रहता है। बट एनी हाउ इन एविएशन पर्पस that visibility must be less than 1 kilometer. That is very important point to be noted down. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज नोट इट डाउन। सो एविएशन पर्पस, एविएशन इंडस्ट्री में फॉग जब कहा जाता है जब उसकी विजिबिलिटी आपको लेस देन 1 किलोमीटर रहेगी। एंड व्हाट इज फॉग? इट्स ऑब्स्क्यूरिटी इन द सरफेस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नथिंग बट सस्पेंशन ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, सो क्लियर हो गया आपको फॉग के बारे में। तो चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म इज मिस्ट। सो मिस्ट इज बेसिकली सिमिलर टू द फॉग ओनली दोस्तों। ओके, सो बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी जो है आपको सस्पेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं ऑन द ग्राउंड पे। बट उन जो ड्रॉपलेट्स की जो डेंसिटी रहती है वो वेरी लो डेंसिटी रहती है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द एविएशन अगर ये डेंसिटी एक्सीड हो जाए या फिर इक्वल टू 1000 मीटर है तब मिस्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, सो वी आर फेसिंग द मिस्ट इशू, हेंस द एयरक्राफ्ट शुड बी डिलेड इन द टर्म्स ऑफ एविएशन। आई एम सेइंग यू, क्योंकि मैंने कई बार सुना है पायलट्स को बताते हुए ये। तो एक्चुअली बेसिकली मिस्ट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द फॉग। इट इज ऑल्सो काज्ड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बट दिस ड्रॉपलेट्स विल हैव ए लोअर डेंसिटी। ओके, एंड एनी हाउ मिस्ट विल टिपिकली जो है जल्दी डिसिपेट हो जाता है वो, क्योंकि क्या होता है, लो डेंसिटी होने की वजह से जैसे ही सूरज आता है या फिर स्लाइट विंड्स भी अगर आ जाए, सो इट विल clear off. It will not create any major issue. So if you are going force towards the mist, so the air which is coming to your vehicle or coming to your body, तो उस air से भी वो dissipate हो जाते हैं। Okay, so it will not create a major issue in aviation industry. But fog is very important point to be know. Okay, so clear हो गया आपको। So fog is declared when the visibility is less than 1 kilometer, and mist is declared when the visibility is equal or exceed 1000 meters. And both are similar, but how both are differences, the density purpose. Okay, in density variation both are difference, क्योंकि fog में आपको ज्यादा डेंसिटी के वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और मिस्ट में आपको लोअर डेंसिटी में मिल जाएंगे। एंड इट इज इजीली डिसिपेट, इजीली डिसअपियर इवन विद ए स्लाइटेस्ट विंड्स आल्सो।
तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज हेज। ओके, सो थर्ड टर्म अगर आपने देखा होगा जो सिलेबस में भी मेंशन है, व्हाट इज हेज। सो हेज इज नथिंग बट इट्स ए ड्राई पार्टिकल्स, ओके, दे आर नॉट प्रॉपर्ली वाटर ड्रॉपलेट्स। आप अगर आपने देखा होगा, सो एक काइंड ऑफ आपको धूल दिखेगी, डस्ट जो कहते हैं ना, डस्ट की तरह रहेगा आपको सुबह के वक्त। ओके, एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू सी द ड्रॉपलेट्स विद आवर नेकेड आई। जैसे हम फॉग को देख सकते हैं या फिर मिस्ट को देख सकते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स आकर जमा हो जाते हैं कई सारे ट्रीज और लीव्स पे, आपने देखा होगा। ओके, बट इन द केस ऑफ हेज एक आपको धुंधला सा दिखेगा, ओके, प्रॉपर्ली नजर नहीं आएगा। सो दे आर ऑल्सो ए वाटर ड्रॉपलेट्स बट दे आर ड्राई। ओके, दे आर ड्राई इन कंडीशंस। सो एक जैसा कि ऐसा लग रहा होगा, अगर आपने दूर से देखा होगा तो एक कोई धुआं आ रहा है। ओके, किसी लकड़ियों को जला दिया गया है, जैसे धुआं आता है व्हाइट कलर का स्मोक, इसी तरह आपको हेज दिखेगा। उसके पार्टिकल्स तो आप देख नहीं पाएंगे, बट इस वजह से क्या होता है, आपको एक धुंधला सा क्रिएट हो जाता है। ओके, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक एक आपको ओपेक जो है अपीयरेंस देता रहेगा। ओके, तो बेसिकली आपने कई रोड्स में अगर ट्रैवल किया हो तो सुबह के वक्त आपको ये हेज देखने को मिलेगा। जब भी आप नजदीक जाएंगे ना तो यू विल हैव ए क्लियर विजिबिलिटी। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो इट विल क्रिएट ओपेक अपीयरेंस। सो दिस इज अबाउट हेज। Okay, so this is a basic terms which is very important. So don't get confused between these three terms. ये आपको अक्सर देखने को मिलेंगे अगर आप एयरपोर्ट्स में काम कर रहे हैं। तो सुबह के वक्त क्या होता है, कई सारे फ्लाइट्स जो है आपको फॉग की वजह से डिले कर दिए जाते हैं। यू नो, विंटर सीजन में आपको किस तरह से टेम्परेचर रहता है। सो ड्यू टू दिस कंडीशंस, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कितने विजिबिलिटी तक आपको जो है फॉग डिक्लेयर करते हैं या मिस्ट क्या होता है, ताकि आपकी नॉलेज जो है दूसरों तक शेयर कर सकें आप भी। वो व्हाट इज ए हेज, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन मिस्ट एंड हेज। ओके, सो मिस्ट इज नथिंग बट दे आल्सो कंसिस्ट ए वाटर ड्रॉपलेट्स बट एट लो डेंसिटी, और हेज में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं रहते बिकॉज दे आर ड्राई इन कंडीशंस। ओके, ड्राई पार्टिकल्स एक धूल के जैसा आपको दिखाई देता है। क्लियर हो गया दोस्तों आपको तीनों टर्म्स। तो लेट्स मूव ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट मेटार। देखिए, मैं आपको इससे पहले थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं जो मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके आया हूं। ओके, देखिए, जब कोई भी फ्लाइट अगर शेड्यूल कर दी जाती है, सपोज बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक, ओके, तो उसके लिए 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। उसके बिना ना पायलट फ्लाइट उड़ा पाएगा, ओके, ना जो है उसको प्रॉपर ऑपरेशंस किए जाएंगे इंजीनियर के द्वारा। कई सारे ऐसे ऑपरेशन रोक दिए जाते हैं। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज फ्लाइट पेपर्स। ओके, फ्लाइट पेपर्स में उनको सारा कुछ ब्रीफ दिया जाता है पायलट्स को कि आप जो है ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, और उस एयरक्राफ्ट जो ये फ्लाई करने वाले हैं, ओके, दे आर गोइंग टू फ्लाई, उसके सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, व्हाट इज विंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, व्हाट इज द इंजन्स दे हैव यूज्ड इन दैट, इट इज ए प्रोपल्शन सिस्टम और जेट इंजन दे हैव यूज्ड, ओके, एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ विंग्स दे आर गोइंग टू यूज्ड। कई सारे हैं आपके टर्म्स जो कंप्लीट आपको रिपोर्ट एक थोड़ी छोटी सी बुक के जैसा रहेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेटार। ओके, और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्यूल। ओके, फ्यूल में भी एक आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट रहता है। उसमें ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना फ्यूल कैरी आउट करेंगे और कितना फ्यूल हम बफर में रखेंगे। ओके, तो ये रिपोर्ट आपको इंजीनियर को दी जाती है। सो क्योंकि बिकॉज द फ्यूल टैंक जो रहता है प्लेन का, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोड फॉर द मेंटेनेंस इंजीनियर, वो फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन विद द पायलट्स। ओके, उनको बताया जाता है कि आप इतना फ्यूल बफर में चढ़ाइए, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहते हैं कई सारे, बिकॉज दे हैव लेस टाइम। ओके, और वो फ्यूल ब्राउजर्स लाकर फिलअप करना उतना टाइम नहीं रहता है उनके पास। तो जहाँ पे वो डिपार्टिंग स्टेशन है, ओके, वहीं से ये लोग फिलअप करा लेते हैं दोनों स्टेशंस का। ऐसा होता है आपको अक्सर। तो 3 डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्यूल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट द फ्यूल, एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट एयरक्राफ्ट विच इज गोइंग टू बी फ्लाई, एंड मेटार विच बेसिकली डील्स विद द मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, कि कौन से वेदर से आप जो है फ्लो कर रहे हो आपकी एयरक्राफ्ट को, कौन से वेदर से आप फ्लाई कर रहे हो अपनी एयरक्राफ्ट को। चाहे बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक आपको कितने सारे बीच में सिटीज आएंगे, कई सारे आपको वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। भोपाल में अगर बारिश हो रही है तो पायलट को कैसा पता चलेगा? ओके, ही इज फ्रॉम बेंगलुरु, और बेंगलुरु में तो अच्छी सनलाइट है, तो वो मान के चलेगा कि एंटायर रूट मेरा सनलाइट ही होगा। और सडन से थंडर स्टॉर्म्स आ गए तो उस वक्त उसको कैसा पता चलेगा? सारे रिपोर्ट जो है इश्यू किए जाते हैं हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रही होगी, ओके, उससे ठीक आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स पहले इस रिपोर्ट को निकाला जाता है।
ओके, मतलब ये रिपोर्ट जो है अप टू डेट रहती है आपको। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट जो है आज शाम में जा रही है और सुबह में ही आपने मेटार निकाल के रख दिया, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या यही टेम्परेचर कंटिन्यू रहेगा शाम तक, वी कैन नॉट से, राइट। तो सिर्फ 40 और हाफ एन आवर पहले जब आपको पायलट्स पूछेंगे मेटार, तो आपको यही पूछेंगे कि ये मेटार कब निकाला गया है, उसमें डेट और टाइम दोनों भी मेंशन रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा लोकेशन, टाइम, डेट किस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, और कुछ कोडिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके, तो हार्डली 30 और 40 मिनट से पहले ही निकाला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं निकाला जाता। ओके, अगर उससे पहले कुछ मेटार आ जाए तो इट विल बी गो इनटू द स्क्रैप, दे विल नॉट कंसिडर, पायलट्स को फिर फ्रेश मेटार निकालना पड़ता है। ओके, तो जो ग्राउंड ऑपरेशंस के लोग होते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्लाइट जो है थोड़ा बहुत डिले हो जाती है, एंड बिफोर फ्लाइट लैंडिंग ऑल्सो वी हैव टेकन द मेटार, तो ऑब्वियसली मोर देन 1 आवर तक चले जाता है। देन पायलट विल कॉल अस, ओके, दे विल टेल कम अप विद द न्यू मेटार, ओके, मुझे न्यू मेटार चाहिए। तो आपको ऑनलाइन एक पोर्टल है, आपको एक्सेस दिया जाता है, ओके, आपको आईडी और यूजर पासवर्ड रहता है, वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होते जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप वहाँ से प्रिंट कर इनको दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। ओके, बेसिकली हम तो थियरी पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ, तो इट्स डिफाइंड अबाउट द रिपोर्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेकी? ओके, स्पेकी, स्पेसी, जो भी आप कहें, different person will call different terms. So SPECI in the sense it's a special report, okay, it's a special report of meteorological condition. ये कब आपको इशू किया जाता है? जब आपको एंड टाइम पे या कुछ चेंजेस करना पड़े। ओके, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि 10 मिनट्स बिफोर एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रही है, अभी टेक ऑफ के लिए रेडी है, ठीक 10 मिनट्स बिफोर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। ओके, तो क्या करते हैं, स्पेसी जो और स्पेकी इशू किया जाता है। मतलब इसमें सिर्फ जो जो चेंजेस हुए वही मेंशन रहेगा, इंटायर कंप्लीट मेटार रिपोर्ट आपको नहीं रहेगी। समझ में आ गया आपको डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? स्पेकी इज नथिंग बट आपको जो जो चेंजेस किए गए, सपोज विजिबिलिटी में आपको चेंज किया गया है थोड़ा, या फिर कोई एरिया में, सपोज भोपाल है या फिर इंदौर है, वहाँ पे जो डेंस क्लाउड्स आ चुके हैं सडनली, तो उसके बारे में जो चेंजेस है ना, वो स्पेकी में निकाला जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको जो चेंजेस है वो प्रोवाइड किया जाता है, इट विल अटैच विद द मेटार। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए तो आप मेटार यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चेंज किए गए हैं, या फिर 10 मिनट्स पहले कुछ न्यू चेंजेस आए हैं, तो बेसिकली ये लोग हम लोग को चेक करना पड़ता है। जब तक फ्लाइट टेक ऑफ ना हो, ये सारे मेटार रिपोर्ट चेक करते रहते हैं। अगर कोई चेंज आए तो फौरन हमको प्रिंट काट कर पायलट को देना चाहिए। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेटार एंड स्पेकी। तो लेट्स मूव ऑन, वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ मेटार। दोस्तों, व्हाट आर द एलिमेंट्स? ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम तो उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी पायलट कोर्स हियर। ओके, तो पायलट्स के लिए इन डिटेल रहता है, बट आई विल हाईलाइट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मेटार। फर्स्ट इज लोकेशन। कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन तक एक फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो रही है, लैंड की जा रही है। एग्जाम्पल बैंगलोर, बेसिकली बैंगलोर का एग्जाम्पल लूंगा मैं। सो बैंगलोर से दिल्ली जा रही है एयरक्राफ्ट, तो इन बिटवीन दोनों लोकेशंस में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, ये लोग एक्चुअली आईसीओ के द्वारा इशू किया जाता है। नथिंग बट सिंपल थिंग, बैंगलोर से दिल्ली बोल के लिखा रहता है, आपको सिर्फ एक लाइन में लिखा रहता है लोकेशन। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम। ओके, सो देखिए, डेट एंड टाइम ऑलवेज यूटीसी में निकाला जाता है, यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ओके, ऐसा नहीं कि आप जिस डेट और जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो रिपोर्ट्स, सपोज 5:30 हो गया सुबह के, तो सुबह के 6 o'clock को एक फ्लाइट है और आप 5:30 को जो मेटार सबमिट कर रहे हो पायलट के लिए, और आपको उसमें जो टाइम रहेगा ना, इट विल अकॉर्डिंग टू द यूटीसी टाइमिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन टाइमिंग्स। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, इस तरह से लिखा होगा 29:17:41 Z। सो व्हाट डज इट मीन? देखिए, पहले जो 2 डिजिट्स हैं दैट इज 29, ओके, एंड नेक्स्ट फॉलोइंग 4 डिजिट्स विल बी टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, यानी 17 hours 41 minutes, इट्स a UTC timing, okay, and Z is a letter which is followed and which is kept at the end। okay, तो इन्होंने लिखा है कि टाइम ऑफ द रिपोर्ट इज 17:41 एंड इट हैज बीन इशूड ऑन द 29th of the month of UTC। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कोट किया ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अगर आप कल किसी एयरक्राफ्ट की मेटार देखोगे तो आप इस तरह के अगर ओडिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इस वक्त इसका इशू किया गया है। राइट, क्लियर हो गया आपको? लोकेशन मैंने आपको बता दिया, डेट एंड टाइम आपको फर्स्ट 2 डिजिट्स इज द डे ऑफ द मंथ, कौन से मंथ में कौन सा डे के दिन निकाल रहे हैं आप। नेक्स्ट 4 डिजिट विल बी द टाइम एंड इट इज फॉलोड बाय द लेटर Z, इज ए कांस्टेंट। ओके,
Next is surface wind. This is also very important. So wind direction will play a very crucial role in the flying aircraft. Okay, तो इन लोगों को भी जो मेटार में मेंशन किया जाता है, दैट इज वेरिएबल विंड डायरेक्शन बोल के, VRB हम इसको कहते हैं. ओके, तो ये लोग जो है जब रिपोर्ट निकालते हैं, दे विल कंसिडर एज ए सैम्पलिंग पीरियड. ओके, सो 10 मिनट्स में अगर रिपोर्ट निकाल रहे हैं आप, तो विद इन 10 मिनट्स विंड डायरेक्शन किस तरह है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, ओके, नॉर्थ ईस्ट है, इस तरह से कई सारे डायरेक्शंस आपको रहेंगे. तो बेस्ड ऑन दैट दे विल रिलीज द रिपोर्ट. एंड ऑब्वियसली विंड स्पीड आपको नॉट्स में ही मेजर किया जाता है. ओके, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विंड स्पीड वी विल मेजर इन नॉट्स ओनली. ओके, एंड दिस विंड डायरेक्शन विल बी टेकन आउट बिफोर 10 मिनट्स एंड दे विल जो 10 डिग्रीज से लोग मेजर करके एंड दे विल इशू द रिपोर्ट. इन डिटेल आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इतना याद कर लीजिए. सो विंड स्पीड इज मेजर्ड इन नॉट्स. ओके, एंड दिस सैम्पलिंग इज नोन एज ए वेरिएबल विंड डायरेक्शन जो निकाला जाता है. एंड यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम गस्ट बोल के एक टर्म मेंशन किया गया है. सो व्हाट डू यू मीन बाय गस्ट दोस्तों? हैव यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? व्हाट इज गस्ट? ओके, सो गस्ट देखिए इज नथिंग बट इट्स अ सडन इंक्रीज इन द विंड स्पीड ऑफ द विंड. ओके, सपोज आपने रिपोर्ट निकाल लिया, बेटार आपने रिपोर्ट निकाल ली है और वहां पे मेंशन किया गया है कि देखो भाई स्पीड अभी 10 नॉट से कम है. ओके, यू कैन रेडी टू फ्लाई योर एयरक्राफ्ट. तो आफ्टर सम टाइम बिफोर द फ्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट you will get a report. We have seen some minimum gust during this period. So gust इसे कहते हैं जब एक सडन इंक्रीज हो जाए स्पीड ऑफ द विंड में, तो एटलीस्ट 18 मीटर्स पर आवर उतना चेंज होना चाहिए आपको. ओके, तब उसको हम गस्ट कहते हैं. देन अगेन दे विल कम अप विद द न्यू वैल्यूज एंड दे विल सबमिट एज ए स्पेकी. हमने जो आपको पहले स्लाइड में पढ़ाया था ना स्पेकी, सो स्पेकी निकालकर फिर हम जो है पायलट्स को देते हैं एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर G. ओके, सो गस्ट वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है वो रिपोर्ट में मेंशन करके, और इट इज फॉलोड बाय द लेटर G as it is followed by letter Z in timing. Same, it is followed by letter G in wind speed. Okay, next is runway visual range दोस्तों. Okay, so before going that I would like to say what is this runway visual range. मैं definition आपको बता दूं. देखिए, एविएशन की अगर बात करें तो runway visual range is nothing but it's a distance over which a pilot of aircraft can see the line. Okay, जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड होने वाली है तो रनवे में आपको एक सेंटर लाइन रहेगी, राइट? जैसे हमारे रोड्स में रहते हैं, आपने देखा होगा सेंटर पे आपको कई सारे लाइंस बिछा दिए जाते हैं फॉर 1 वे 2 वे. तो इसी तरह आपको रनवे में भी वहाँ पे तो कई ब्रॉड गेज के लाइंस होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बारीक. तो यू विल हैव ए सर्टेन मीटर्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द वन लाइन एंड सेकंड लाइन, तो ताकि पायलट्स को भी अच्छा दिखे और जो लाइटिंग्स भी लगाई जाती है ताकि हैव ए बेटर विजिबिलिटी. तो रनवे विजुअल रेंज इज नथिंग बट it's a distance over which a pilot of aircraft can see the center line of runway. Okay, जो मार्किंग्स दी जाती है उसको हम विजुअल रेंज कहते हैं. और इसे कब कैलकुलेट किया जाता है? एक्चुअली RVR विल बी रिपोर्टेड फ्रॉम एरोड्रम्स. सो ये पर्टिकुलर एरोड्रम जहाँ पे एयरक्राफ्ट जाके लैंड होने वाली है, ओके, उस एरोड्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को दिया जाता है. सपोज जो है बैंगलोर से हैदराबाद जा रही एयरक्राफ्ट, तो हैदराबाद के जो एयरक्राफ्ट में जो एरोड्रम रहता है वो लोग ये रिपोर्ट को निकालते हैं. ओके, और ये लोग बताते हैं कि कितनी विजिबिलिटी है. ओके, और इसे किससे मेजर किया जाता है? RVR इंस्ट्रूमेंटेशन. सो RVR इंस्ट्रूमेंटेशन एक रहता है जो रनवे विजुअल रेंज है, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है. और इसकी जो विजिबिलिटी है लेस देन 1500 मीटर्स अगर रहेगी देन इट विल कॉज ए प्रॉब्लम फॉर द लैंडिंग. ओके, तो उनको कहा जाता है कि आप फिर से टेक अराउंड कीजिए या गो अराउंड कीजिए आप. तो कई सारे कोडिंग्स रहते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, दैट इज RDD, V1, V1, V2, N. ओके, सो वी विल स्टडी वन बाय वन नाउ. तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया व्हाट इज रनवे विजुअल रेंज. ओके, सो द डिस्टेंस ओवर विच ए पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन सी द सेंट्रल लाइन ऑफ द रनवे. ओके, जो सेंट्रल लाइन है वो देख सकता है 1500 मीटर से, दैट इज कॉल्ड रनवे विजुअल रेंज, एंड इट कैन बी मेजर्ड विद RVR इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड दे आर फॉलोइंग कोड्स विच इज फॉलोड. व्हाट इज RDD? सो नथिंग बट R इज फिक्स्ड इंडिकेटर. ओके, सो एक इंडिकेटर रहता है, अगर 1500 मीटर्स अगर आप अप्रोच हो रहे हैं रनवे पे, तो ये इंडिकेटर आपको मदद करता है कि हाँ भाई RVR मेरा क्लियर है, अभी आई एम क्लियर टू लैंड, मुझे अच्छा दिख रहा है. और नेक्स्ट DD इन द सेंस डेजिग्नेट रनवे थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड इन द सेंस अगर आप देखें, बेसिकली थ्रेशोल्ड इन समथिंग हैपेंस एट ए ग्राउंड, वहाँ से आपको शुरुआत हो रही है. ग्राउंड लेवल आप समझ सकते हैं, मास लैंग्वेज में अगर आपको बता दूं तो ग्राउंड लेवल. ओके, सो DD का मतलब क्या है? डेजिग्नेट रनवे थ्रेशोल्ड फॉर विच RVR इज बीइंग रिपोर्टेड.
ओके, तो आपको डी के वैल्यूज लिखे जाएंगे, DD1, DD2। तो उसका मतलब ये है कि जो विजिबिलिटी है ग्राउंड लेवल से कितनी हो रही है। ओके, क्लियर हो गया आपको? ये सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर से मेजर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि तो मैनुअली मेजर कर रहे हैं लोग। ओके, ये टाइम टू टाइम आपको, अगर आपने कॉकपिट में देखा होगा तो एक प्रॉपर मशीन रखी जाएगी दोस्तों, वहाँ पे लोग रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, पायलट्स। ओके, कभी आपका विजिट हुआ तो कॉकपिट पे आप देखिए, जहाँ पे लैंडिंग गियर और टेक ऑफ गियर रहता है, वहाँ पे बाजू एक मशीन रखी जाती है। उसमें कई सारे, जैसे करंट की मशीन आपने देखा होगा, जो मीटर्स को जो प्रिंट करके देते हैं लोग घर के पास आकर, उसी तरह की मशीन रहती है वो लोगों के पास। तो दे विल गेट टाइम टू टाइम अपडेट। ऐसा नहीं कि जब एक बार फ्लाइट जो टेक ऑफ हो गई उसके बाद जो रिपोर्ट्स उनके हाथ में वही फाइनल रहेंगे, दे विल गेट टाइम टू टाइम। सो DDR, DD1, DD2 इस तरह से रीडिंग्स लिखे जाएंगे, ताकि वो बता रहा है कि डिस्टेंस कितना है ग्राउंड लेवल से। ओके, एंड एन यूज फॉर पैरेलल रनवेज। कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स रहते हैं, आपको वहाँ पे पैरेलल रनवेज देखने को मिलते हैं। यहाँ बेंगलुरु में भी आपको 2 रनवेज हैं। ये जनरली इट विल बी यूज फॉर रिड्यूसिंग द ट्रैफिक ऑफ एयरक्राफ्ट, नथिंग बट। तो उनको बताया जाता है कि आप कौन से रनवे में लैंड करना है एयरक्राफ्ट को। ओके, सो इट विल बी कोडेड बाय LCR। ओके, आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है या फिर राइट साइड में आ रहा है, ये सारा कुछ आपको मेंशन किया जाएगा। सो दिस इज नॉट ए कॉमन थिंग, जहाँ पे पैरेलल रनवेज रहते हैं वहाँ पे इस कोडिंग को यूज की जाती है। नेक्स्ट हो गया V1, विच गिव्स द लास्ट 10 मिनट एवरेज RVR। जैसे मैंने आपको बताया राइट, कि लास्ट 10 मिनट में लैंड होने वाली एयरक्राफ्ट, तो उसको थोड़ी हम लेके जाकर देंगे, ले भाई पेपर लैंड करो बोल के। इट्स ऑन द एयर राइट, इट्स फ्लाइंग, तो ऑब्वियसली दे विल गेट द रिपोर्ट थ्रू रेडियो सिग्नल्स एंड ऑल। वो अलग मैकेनिज्म है, उसमें हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। ओके, सो दे विल कम टू नो कि हम 10 मिनट से पहले कितना एवरेज है, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, ओके, कितना विजिबिलिटी है, सो सारा कुछ जानेंगे। सो दिस इज द फ्यू बेसिक्स ऑफ RVR जो रिपोर्ट्स में मेंशन किए जाते हैं। तो इन डिटेल आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको गुड टू नो नॉलेज के लिए बता दिया है। जब आप मेटार रिपोर्ट देखेंगे, ये सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, देन यू कैन अंडरस्टैंड। कम से कम एक मिनिमम नॉलेज से तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट विल बी द वेदर। वेदर फिनोमिनन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैंगलोर से दिल्ली एयरक्राफ्ट जा रही है, तो भोपाल में हो सकता है कि थंडर स्टॉर्म हो। ओके, हो सकता है वहाँ पे बारिश हो, राइट, वहाँ हो सकता है वहाँ पे डेंस क्लाउड्स हो, विजिबिलिटी कम हो। तो सारा कुछ वेदर डिसाइड करता है दोस्तों। ओके, तो जैसे कई सारे इन्होंने कोडिंग्स दिए हैं, DZ हो गया, RA हो गया, SHRA हो गया। वी विल सी द फुल फॉर्म इन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज DZ एंड RA। ओके, बेस्ड अपॉन दैट उनके बाजू जो है रीडिंग्स लिख दी जाती है। DZ 10 मीटर्स, ओके, RA 100 सेंटीमीटर्स, लाइक दैट आपको दिया जाता है। लेट्स मूव ऑन। सो नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन अगर बताना चाहते हैं वो रिपोर्ट में, प्रेसिपिटेशन इन द सेंस जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है ना, उसको बताना चाहते हैं, तो वो लोग इंडिकेट करते हैं TSRA, थंडर स्टॉर्म विद लाइट रेन। जिस एरिया में, जिस रिपोर्ट में अगर आपको मिले ओके TSRA है, तो आप समझ लेना कि जहाँ पे फ्लाई की जा रही है वहाँ पे थोड़े से थंडर स्टॉर्म्स है और वहाँ पे लाइट रेन हो रही है। ओके, सो सारा ऑब्जर्वेशंस आपको एरोड्रम के द्वारा दिया जाता है। दे विल कैलकुलेट बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर्स ऑफ द एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट। इनका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, बिकॉज दे कैन नॉट कैलकुलेट द एंटायर वेदर राइट ऑफ एंटायर इंडिया, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उनके एरोड्रम से 8 से 16 किलोमीटर तक एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया जाता है, उसके बेसिस पे सारे रीडिंग्स को ये लोग तैयार करते हैं। ओके, सो दिस आर द 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताए हैं, प्रीफिक्स में लगा दिया जाता है। अगर लाइट रेनफॉल हो रही है तो DZ बोलते हैं, ड्रिजल एक्चुअली हो, फॉर हेवी हो रहा है तो प्लस RA, ये सब प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं। तो लेट्स, एंड अगर कोई जगह पे प्रेसिपिटेशन रिपोर्ट किया गया है, then they will simple code as TSRA, thunderstorm with light rain, and this is also very important। डिस्टेंस अब याद रख लीजिए कि एरोड्रम के 8 से 16 किलोमीटर तक इसको मेजर किया जाता है। चलिए मैं आपको कुछ कोड्स भी बता देता हूँ। DZ इन द सेंस ड्रिजल हो गया, RA रेन, GR इज हेल। ओके, हेल इज नथिंग बट बर्फ के जो गोले पड़ते हैं ना, और SN स्नो हो रहा है, SG स्नो ग्रेन्स, DU डस्ट, व्हाट इज SA सैंडस्टॉर्म। ये आपको इन लाइन में लिखा जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आपने मेरे पास अगर रिपोर्ट होती तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाया होता, आई हैव इंक्लूडेड इन दिस PPT, बट एनी हाउ अब जब आप जाएंगे ना इसमें तो आपको देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स में आपको लाइन से लिखा जाएगा SA 22, ओके, DU 41, इस तरह से आपको रीडिंग्स रहेंगे। एंड SS सैंडस्टॉर्म, ओके, GS इन द स्मॉल हेल, ओके, देन PL इज आइस पेलेट्स हो रहा है, और वहाँ FG इज नथिंग बट फॉग। ओके, दिस आर द फ्यू कोडिंग विच इज यूज्ड इन द मेटार रिपोर्ट। सो ये सारा कुछ हमने जो डिस्कस किया है, दिस आर ऑल कम्स अंडर द मेटार। ओके, दिस आर ऑल कम्स अंडर द मेटार रिपोर्ट एंड दे आर एलिमेंट्स ऑफ द मेटार। नेक्स्ट, क्लाउड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सो क्लाउड को आपको 3 लेवल्स में मेजर किया जाता है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल लेयर्स। ओके, तो पहला ग्रुप जो है लोएस्ट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, यानी ग्राउंड लेवल से पहला क्लाउड इनको कब टच हो रहा है वो मेजरमेंट ये बताता है। सेकंड ग्रुप क्या है, कवरिंग मोर देन 2 octaves ऑफ दिस स्काई। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय octaves? सम एनीवन हैव नॉलेज ऑफ द octaves? व्हाट इज octaves? कोई बता सकता है मुझे? ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोर देन 2 octaves, मोर देन 4 octaves। सो बेसिकली octa इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर ए क्लाउड कवर। ओके, सिंपल आप याद कर लीजिए, एक यूनिट में कितना क्लाउड कवर किया गया है उसको हम ओक्टा में मेजर करते हैं। जैसा स्पीड जो है हमें विंड स्पीड और नॉट्स में मेजर किया जाता है, उसी तरह एक यूनिट में कितना क्लाउड कवर हुआ है उसको हम ओक्टा में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, फर्स्ट ग्रुप क्या करती है, ग्राउंड लेवल से मेजर करती है। सो पहला क्लाउड उनको कहाँ पे लगेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप इज नथिंग बट मोर देन 2 octaves, ये लोग they will go for the more than 2 octaves of the sky. Next third group is covering more than 4 octaves. एक्चुअली ये जो स्केल है 0 to 8 मेजर किया जाता है दोस्तों। 0 इन द सेंस कि आपकी स्काई क्लियर है। ओके, समर सीजन में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा किस तरह से आपको ब्लू स्काई दिखाई देता है ना, क्लियर स्काई, दैट इज 0 octa। नेक्स्ट अगर आप 1 octa के अगर जाएंगे तो सम ऑफ द पार्ट दैट इज 1/8 ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद द क्लाउड्स, सो ऑन। ऐसे ही आपको रीडिंग्स मिलते जाएंगे, इन डिटेल्स आपको कोई जरूरत नहीं है जानने की, बट बेसिकली इतना जान लीजिए कि क्लाउड रिपोर्ट भी आपको मेंशन रहती है मेटार में, और वो मेजर किया जाता है ओक्टा में। देखिए, दिस आर द फ्यू कोडिंग्स, जैसे हमने वेदर फिनोमेना में पढ़ा था ना कोडिंग, ये भी थोड़े कोडिंग्स है। फ्यू इन द सेंस अगर रिपोर्ट में लिख दिया जाए FEW, यानी 1 to 2 octaves आपको क्लाउड अमाउंट मिलेगा, और स्कैटर्ड अगर आप लिखे तो 3 to 4 octaves, ब्रोकन 5 to 7 octaves, ओवरकास्ट 8 octaves। अगर NSC और NCD लिख दिया जाए तो यू कैन से दैट क्लियर स्काई। ओके, NSC नील सिग्निफिकेंट और NCD नील क्लाउड डिटेक्टेड, यानी क्लियर स्काई, यानी द वैल्यू विल बी द 0। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि क्लाउड ओक्टा मेजर्ड बिटवीन 0 to 8, सो ओवरकास्ट इज मैक्सिमम 8 octaves। ओके, सो दिस इज अ थिंग दोस्तों। एंड नेक्स्ट विल बी द कैवॉक। सो इट इज एन अब्रिविएशन। ओके, सो कैवॉक इज नथिंग बट क्लाउड एंड विजिबिलिटी इज ओके और नॉट। जो क्लाउड है, इवन दो आपको कई सारे शहर में क्लाउड दिखेंगे बट विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक ही रहेगी। ऐसा नहीं कि जहां पे भी क्लाउड आ जाए आपको विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सो इवन दो देयर विल बी अ क्लाउड, देयर विल लिटिल बिट विजिबिलिटी, वी कैन फ्लाई। तो वो किस बेसिस पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं? जब विजिबिलिटी आपको 10 किलोमीटर से उससे ज्यादा हो, इवन दो दे आर क्लाउड, देन इट्स गुड टू गो। और नो क्लाउड बिलो 5000 फीट नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्लाउड है तो देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, विजिबिलिटी की हो सकती है। नेक्स्ट, नो वेदर ऑफ सिग्निफिकेंस टू एविएशन। जो भी इन्होंने टर्म्स फिनोमेनन लिस्ट किया है, ड्रिजल हो गया, फॉग हो गया, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कोडिंग, रेन हो गया, डस्ट हो गया, ये सारा कुछ कोई भी लिस्ट ही नहीं है। देन ऑल्सो केवॉक विल बी इशूड, तो केवॉक वैल्यू भी चेक की जाती है। सो द पायलट्स कैन फ्लाई, दे कैन टेक ए रिस्क while flying the aircraft. So this is about KEVOC, and next will be the temperature. कि टेम्परेचर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? सो इट प्रेजेंट ऑन द नियरेस्ट वैल्यू डिग्री के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय यम। ओके, सो जैसे आपको देखा होगा 34 डिग्री /M04, ओके, -04 डिग्री। दिस आर द फ्यू बेसिक्स ऑफ मेटार, एलिमेंट्स ऑफ मेटार जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी एविएशन मेट्रोलॉजी क्लियर होगी इस वीडियो से। और कोई भी मेट्रोलॉजी आती है या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं पार्ट 2 में इसको लेकर आऊँगा। ओके, तो इस लेक्चर को कोई भी डाउट है आप दोबारा से इस लेक्चर को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस पे भी मेंशन किया गया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।